नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 18 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 18 अप्रैल हो गया है गुरु, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। अप्रैल में मात्र 12 दिन बचे हुए हैं और उसके बाद से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एग्ज़ाम है। सितंबर में तो पीटी की तैयारी में फिर आप लग जाएंगे। जून से लगना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना इनफ होता है पीटी के लिए। तब तक मेंस की तैयारी पूरे तन मन धन लगा कर कीजिए। जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि एग्ज़ाम का डेट 30 सितंबर से 10-15 दिन आगे बढ़ सकता है, ऐसी उम्मीद है। कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, उड़ती उड़ती खबर जो मैं भी सुनता हूँ उसी में से बता रहा हूँ आपको। खैर जो भी है, आपका एग्ज़ाम सितंबर 30 मानकर चलिएगा। और एक चीज़ के लिए पहले थैंक यू सो मच भी, 80,000 परिवार सदस्य हो गए हम लोग, 80,000 तक पहुंच गए हैं। और 2022 के अप्रैल में तो 1,000 सब्सक्राइबर हुए थे, मोनेटाइज हुआ था। 4 महीने मोनेटाइज हो गया था। दिसंबर 2021 में मैंने शुरू ही किया था। अप्रैल 2022 में 1,000 हुए थे और अप्रैल 2024 में 80,000 पहुँच गए हैं और एक साल बाद पता नहीं फिर कहाँ होंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी होता है। किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं ना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में दुनिया में किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ा सा भी सफल होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इन सब को क्या पढ़ना, मुख्य रूप से यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने क्या बोला है कि पीस टॉक कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब ये क्या बोला है इन्होंने? दरअसल में एक छोटे से घाव को कांटों से खोद खोद कर इन्होंने इतना बड़ा बना दिया। वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि मणिपुर राज्य को 2 भाग में बांट देना चाहिए, क्योंकि कुकी जोमी और मैतेई समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। इतना ज़्यादा उनके अंदर में विभाजन क्रिएट कर दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा और वहाँ के लोकल ग्रुप्स के द्वारा। हिंसक प्रदर्शन हुए, लोगों की जानें गई। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि 2 समुदाय जो सदियों से एक साथ एक राज्य में रह रहे थे, अलग अलग मान्यता के लोग, एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक क्रिश्चियन से बिलोंग करते हैं, वो अब साथ में रहने को तैयार नहीं हैं। जान के दुश्मन हो गए एक दूसरे के। तो जो पीस टॉक चल रही है मणिपुर सरकार के साथ में कुकी जोमी का, कुकी जो जिनको कहा जाता है, और मैते समुदाय का, उसमें वो बार बार मांग कर रहे हैं कि अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं। आपको नहीं अंदाज़ा होगा, यूक्रेन वॉर के बारे में पता होगा आपको, इजराइल हमास के बारे में पता होगा, लेकिन मणिपुर के बारे में नहीं पता होगा। लाखों लोग अभी शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कैंप में रह रहे हैं। वहाँ पर अपने ही देश के लोग अपने घर और गाँव को छोड़कर अपने ही राज्य में निर्वासित का जीवन जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएँ तक। कोई बड़ा नेता उनको देखने भी नहीं गया और मीडिया तो खैर अपने देश में है ही नहीं। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि डिवीज़न क्रिएट हो गया है। कुकी जोमी के बारे में बता ही चुका हूँ। कुकी जो समुदाय होते हैं और मैतेई समुदाय हैं। मैतेई समुदाय जो होते हैं वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। कुकी जो समुदाय क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। वहाँ पर जब आरक्षण का ऐलान किया गया, उसके पश्चात से इन दोनों में संघर्ष हो गया था, आपको पता ही होगा। 2023 के अप्रैल मई के महीने में शुरू हुआ था ये संघर्ष और कदाचित अभी तक रुक रुक कर चल ही रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये न्यूज़ बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब बात कहाँ तक आ गया है, तो बात आ गया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर। वैली में जो लोग रहते हैं, वैली में कौन रहते हैं? वैली में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और हिल एरिया में कौन रहते हैं? तो कुकी जो। दरअसल मणिपुर जो है फुटबॉल के मैदान के जैसा है, जहाँ पर बीच में एक जो खिलाड़ी खेलते वो है और बाकी जो स्टेडियम में दर्शक दीर्घा होता है, वैसे पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। तो पहाड़ी पर कुकी जो समुदाय के लोग रहते हैं और मैदान में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय को अधिक समृद्ध माना जाता है और वहाँ पर इनका जो संसाधनों में जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है और आरक्षण प्रदान कर दिया गया था इनको। उसके पश्चात से वहाँ पर हिंसक संघर्ष शुरू हो गया था और वो हिंसक संघर्ष लगातार चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। थोड़े थोड़े दिनों पर रुक कर वहाँ से थोड़ी बहुत न्यूज़ आ जाती है। विभीषक वीडियो तो आपने देखे ही होंगे।
तो इसको बस ध्यान में रखिएगा। और बोल रहे मणिपुर के सीएम, इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? किसी ने आज तक पूछा नहीं इनसे। जब किसी राज्य में इतने भीषण स्तर का संघर्ष हुआ तो इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया? कभी सोचिएगा इन चीज़ों को। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में हम लोग समझेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? भारत सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, अब इसे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किस चीज़ पर किया गया है? पहले था कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत में नए पेड़ पौधे, नए जंगल, नई चीज़ों को लगाया जाएगा और नए जगह पर जैसे कोई खाली ज़मीन है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। अब उन्होंने बोला है कि हम नए से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले हम रीस्टोर करें। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? रीस्टोरेशन का प्रक्रिया हम शुरू करें, यानी कि जहाँ पर पहले पेड़ पौधे थे, किसी कारणवश उनको काट दिया गया या वो ख़त्म हो गए या वो ज़मीन बेकार हो गई या कुछ भी हो गया उनके साथ में, तो पहले हम उसको रीस्टोर करना चाहते हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन दरअसल भारत सरकार ने इसमें एक परिवर्तन किया है और सभी राज्य सरकारों को भी बोला है कि इसमें आप इस तरह का परिवर्तन कीजिए। दरअसल इसमें बात इस चीज़ की होती है कि अलग अलग कंपनियाँ हैं, इंडिविजुअल आप भी भाग ले सकते हैं, सोसाइटी है, कोई एनजीओ है, अगर वो इकोलॉजी को लेकर कुछ करना चाहते हैं तो उनको ग्रीन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। यानी कि आप पेड़ पौधे लगाएंगे, उसके बदले में आपको कुछ सहायता प्राप्त हो सकता है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत में पहले था कि नए प्रोजेक्ट लगाए जाते थे, नए जगहों पेड़ पौधों को लगाया जाता था, प्लांटेशन किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने एक छोटा सा परिवर्तन कर दिया है कि अब क्या करना है, आपको पहले रीस्टोर करना है। जिस चीज़ को क्षति पहुंची है उस चीज़ को रीस्टोर करना है। भारत सरकार और अलग अलग राज्यों ने 10,983 हेक्टेयर के करीब में ज़मीन प्रोवाइड करवाया है जिसको रीस्टोर करना है। 13 से ज़्यादा राज्यों में 387 लैंड जो हैं वो अलग अलग डिग्रेड हो गए थे। डिग्रेड यानी कि बंजर हो गए थे या तो वहाँ पर नुकसान पहुँचा था इकोलॉजी को, उसको प्रोवाइड करवाया गया है सोसाइटीज़ को, सरकारों को। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, कोई कंपनी, कोई सोसाइटी, कुछ भी कोई भी कर सकता है, उन सभी को प्रोवाइड करवा आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। इसके बदले में आपको ग्रीन क्रेडिट प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग जरा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को समझते हैं डिटेल में। भारत सरकार का और बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, और इसके तहत भारत सरकार ये अचीव करना चाहती है कि 2070 तक जो हमने टारगेट रखा हुआ है कि जीरो नेट एमिशन का, उसको हम टारगेट करना चाहते हैं। उसके अलावा देश में ग्रीनरी को बढ़ाना चाहते हैं, इकोसिस्टम को थोड़ा सा संरक्षित करना चाहते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, आपसे ही मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे ये बताएंगे कि किस एक्ट के तहत सबसे पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, किस एक्ट के तहत सबसे पहली बार 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, इसका नियम लाया गया? किस एक्ट के तहत पहली बार 33% वाले नियम जो अभी आप सुनते हैं कि 33% एरिया किसी भी राज्य का या देश का फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, इसको सबसे पहली बार कब लाया गया था? ज़रा सर्च कीजिए, पढ़िए। एनसीईआरटी जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा गुरु, क्योंकि एनसीईआरटी का ही सवाल है ये। चलिए देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है। देखिए क्या है ये प्रोग्राम। सरकार ने हाल ही में एक नवीन स्वैच्छिक 100 इच्छा से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो व्यक्तियों, संस्थाओं को उनके सकारात्मक पर्यावरणीय योगदान के लिए पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन किया गया है। व्यक्ति और संस्था कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। इसके प्रतिभागी पर्यावरणीय धारणीयता को बढ़ावा देने, सस्टेनेबिलिटी ओके, विभिन्न गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट आप अर्जित कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है? ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली एक प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है कि अगर आपने 10,000 पेड़ लगाए तो आपको एक ग्रीन क्रेडिट दे दिया गया। एक पैमाना नहीं है ये, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण सतत प्रथाओं यानी कि सस्टेनेबल जो एक्टिविटीज़ होते हैं में योगदान देने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। आप खुद से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनिवार्यता नहीं होती। 100 इच्छा से आप पर्यावरण के लिए काम कीजिए। इसी के तहत भारत सरकार ने इसको लाया था। यह कार्यक्रम व्यापक लाइफ अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया था, जिसमें उन्होंने एक बार बोला भी था कि आप पर्यावरण की बात करने आते हो लेकिन चढ़ कर आते हो कार में, तो फिर काहे का पर्यावरण की बातें आप कर रहे हो। यानी कि जीवन के जो जीने का तरीका है उसको इको फ्रेंडली क्यों ना बनाया जाए, वो सस्टेनेबल क्यों ना हो।
क्यों आप ज़रूरी है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें क्यों नहीं ट्रैवल करते हैं? हर व्यक्ति एक एक कार लेकर चलता है, तभी तो सड़क पर इतने कारों की भीड़ होती है। और सभी व्यक्तियों को, जैसे 50 व्यक्ति 50 कार में बैठे हुए हैं, जो कि 50 व्यक्ति एक बस में आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि केवल सरकारी प्रयासों से ही नहीं संभव हो सकता है पर्यावरण में परिवर्तन को रोकना, जलवायु को संरक्षित करना। व्यक्तिगत रूप से जीवन स्तर पर आपको सुधार करना पड़ेगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली का हिस्सा है और यह स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूलन कार्य को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है। शामिल गतिविधियां ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में पर्यावरणीय धारणीयता यानी कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से 8 प्रमुख प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं। ये आठों के आठों आपको पता होना चाहिए। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान दे सकता है, यही सवाल आपके में से पूछा जा सकता है। फिर वहाँ पर आप तारे देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तारे तो होते नहीं हैं, एक पंखा लगा होता है जो चल नहीं रहा होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये याद रखने की चीज़ है। पहला है वृक्षारोपण, कितना आसान तो है। दूसरा जल प्रबंधन, सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अपशिष्ट प्रबंधन, जो अपशिष्ट होते हैं उनका प्रबंधन। वायु प्रदूषण में कमी लाना, मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन। यही है 8 जो है किसके शामिल हैं, तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया इन गतिविधियों को। इन 8 गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत में शामिल किया गया है। ये याद होना चाहिए आपको। क्या इसमें जल प्रबंधन शामिल है? बिल्कुल शामिल है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन कौन से कार्यक्रमों को शामिल किया गया है? जल प्रबंधन, वायु प्रदूषण को कम करना, मैंग्रोव का प्रबंधन। तो आप क्या बता सकते हैं कि मैंग्रोव का प्रबंधन शामिल है, जल प्रबंधन शामिल है, वायु प्रदूषण भी शामिल है इसमें। इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे पीटी एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या पूछा जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट अर्निंग और गणना। ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के प्रतिभागियों को, यानी कि आप अगर पार्टिसिपेंट हैं, को एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा। यदि आप बहुत सारा पेड़ लगा रहे हैं तो खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए और आप क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। इसके बाद ये गतिविधियाँ एक नामित एजेंसी द्वारा सत्यापन के अधीन होंगी। उसके बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा किसी एजेंसी के द्वारा। एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर शासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान कर देगा और उस ग्रीन क्रेडिट प्रमाण पत्र को आप उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछनीय पर्यावरणीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता, पैमाना, दायरा, आकार, अन्य प्रासंगिक मापदंड जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है कि जो आपने पर्यावरण को लेकर कोई इनिशिएटिव लिया उसका आउटकम क्या रहा, किस पैमाने पर, आपने कितने बड़े स्तर पर इस चीज़ को परफॉर्म किया है, आकार क्या है उसका, दायरा क्या है, क्या वो रेलेवेंट था भी कि नहीं रेलेवेंट था, कि अननेसेसरी कहीं पर भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, रेलेवेंट भी होना चाहिए। ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना है जो अर्जित क्रेडिट को ट्रैक और प्रबंधित करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासक घरेलू बाजार में ग्रीन क्रेडिट के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगा और उसे बनाए रखेगा। अब जरा समझिएगा, बहुत सारे लोग समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ग्रीन क्रेडिट इतने देर से बोल रहे हो, लेकिन मिलेगा क्या। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, ए नाम की कंपनी है। ये क्या करती है, तो ये कोई ऐसे काम करती है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, CO2 का एमिशन होता है या कुछ भी होता है। तो सरकार ने इसको बोला कि भाई पर्यावरण का नुकसान कम करो। इसके पास 2 तरीके हैं, या तो अपना जो तरीका है उसमें परिवर्तन कर ले, और दूसरा है कि ग्रीन क्रेडिट खरीद ले। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आप हैं बी ने क्या किया, पर्यावरण को लेकर बहुत ही अच्छा काम करके खूब सारा ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया है, खूब सारा पॉइंट अर्जित किया है। तो ये पॉइंट आपसे ये खरीद लेगा, क्योंकि पर्यावरण तो एक ही है, ये गंदा कर रहा है, ये साफ़ कर रहा है, समग्र रूप से प्रभाव तो आपके ऊपर ही पड़ेगा। तो इसने ए कंपनी ने क्या किया, बी को बोला कि पैसे ले लो, आप 100 रुपये ले लो पर पॉइंट के हिसाब से, और ये सारा का सारा पॉइंट मुझे दे दो। यही होता है ग्रीन क्रेडिट का ट्रेडिंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपने ग्रीन क्रेडिट इकट्ठा किया, किसी ने पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसको अपने जो रिकॉर्ड है उसमें दिखाना है कि वो पर्यावरण को लेकर भी काम कर रहा है, तो अपने काम में भी सुधार कर सकता है और बाज़ार से ग्रीन क्रेडिट भी खरीद सकता है। ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम बहुत पहले जो कॉप की बैठक होती है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। किस कॉप में लाया गया था, ज़रा सर्च कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो तो।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्बन ट्रेडिंग योजना 2023 के तहत प्रदान किए गए कार्बन क्रेडिट स्वतंत्र रूप से संचालित है। 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता है। कार्बन क्रेडिट अलग होता है, ग्रीन क्रेडिट अलग होता है। ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय गतिविधि से जलवायु संबंधित लाभ हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या हटाना, जिससे संभावित रूप से ग्रीन क्रेडिट के अलावा कार्बन क्रेडिट का अधिग्रहण भी हो सकता है। कार्बन क्रेडिट विनिमय एक इकाई है जिसका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट वायुमंडल से निकाले गए 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समकक्ष ग्रीन हाउस गैस के बराबर में एक कार्बन क्रेडिट को माना जाता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी, यही मैंने आपसे पूछा। मैंने ग्रीन क्रेडिट बोल दिया था, लेकिन दरअसल में कार्बन क्रेडिट को पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था और ये यूपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल में पहली बार कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को लाया गया था। कोई एक देश है ए जो कार्बन को बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, कोई एक देश वह बी जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन 9 के बराबर में हो रहा है, बल्कि कार्बन का वो सोख ही ज़्यादा रहा है। कार्बन पॉजिटिव कंट्री है ये, कार्बन नेगेटिव कंट्री है ये। तो ये क्या करेगा, अपना कार्बन क्रेडिट इसको बेच सकता है, ये इसे कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है, क्योंकि पर्यावरण तो एक ही है। वैश्विक अवधारणा है कि भाई अगर पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो सभी जगह प्रदूषित हो रहा है, तो कोई कहीं पर भी पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला देखिए कि इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे सत्यापन और वैधता की जटिलता है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। ग्रीन वॉशिंग का जोखिम है, यह जोखिम है कुछ प्रतिभागी ग्रीन वॉशिंग में संलग्न हो सकते हैं, जहाँ पर्यावरण संरक्षण वास्तविक योगदान दिए बिना ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल जो गतिविधियां उसका झूठा दावा भी कर सकते हैं, मतलब धांधली हो सकता है। कार्बन क्रेडिट के साथ संगतता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट से स्वतंत्र होना है, जो 2 प्रकार के पर्यावरणीय क्रेडिट यानी कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट के बीच में एक थोड़ा सा विवाद भी उत्पन्न कर सकता है, जटिलता पैदा कर सकता है। इसको ध्यान में रखिए। इस पूरे टॉपिक को कहीं पर भी इससे कुछ सवाल पूछता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे, इतना तो मैंने बता ही दिया है आपको। चलते अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है वो इंडियन इकोनॉमी को लेकर भी पता ही आपका बहुत सारी एजेंसियां हैं दुनिया भर की जो बार बार प्रोजेक्शन कर रही हैं, और यही समय होता प्रोजेक्शन करने के लिए। तो अभी प्रोजेक्शन करें, चुनाव भी आने वाला है तो इसलिए भी थोड़ा सा रहता है। तो अंकटाड, इस एजेंसी के बारे में जानेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एजेंसी है ये अंकटाड। ये बहुत सारे रिपोर्ट जारी करती है, जैसे साइंस एंड टेक को लेकर जारी करती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो आप सुनते हैं ना कि दुनिया में टॉप 10 इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने वाले देशों में भारत का नाम है, तो रिपोर्ट कहाँ से आता है? वो रिपोर्ट अंकटाड ही जारी करती है, अंकटाड ही जारी करती है। यूएन की एक एजेंसी है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी क्या बोला इन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% इन 2024 से भारतीय अर्थव्यवस्था से 6.5% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना जताई गई है अंकटाड के द्वारा UNCTAD के द्वारा। इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.5% 2024। इन्होंने बोला है कि 6.7% 2023 में था, 6.7% 2023 में था। इस साल थोड़ा सा स्लो करके 6.5% पर लाए हैं ये, और इन्होंने बोला है कि फिर भी जो भारत है वो दुनिया की मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। इन्होंने इसके कुछ कारण बताए हैं कि बहुत सारे दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो भारत में अपना, और अलग अलग कंपनियां हैं वो भारत में आ रही हैं, और भारत से डाइवर्सिफाई हो रहा है एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का डाइवर्सिफाई हो रहा है भारत में, थोड़ा सा विविधता आ रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके कारण से क्या हो रहा है, तो हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। UNCTAD के बारे में ज़रा जान लेंगे क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा। UNCTAD और इसके द्वारा जारी किए जाते हैं रिपोर्ट, जैसे निवेश का रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताया है, जैसे दुनिया भर में वैश्विक निवेश रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNCTAD के द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि पहले नंबर पर US है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवेश आते हैं, फिर चीन का नाम आता है, कई बार चीन टॉप पर रहता है, टॉप 10 में भारत का नाम आ जाता है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी किया जाता है। उसको अलावा विज्ञान वगैरह को लेकर भी ये रिपोर्ट जारी करती है, प्रोडक्शन को लेकर कई बार ये रिपोर्ट जारी करती है, किस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस देश का कितना आउटपुट हो रहा है, इस चीज़ों को लेकर भी रिपोर्ट जारी करती है। तो UNCTAD के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि UNCTAD संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी अंतर सरकारी इकाई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें काम होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अंतर सरकारी का मतलब यही होता है, अंतर्राष्ट्रीय एक राष्ट्र दो राष्ट्र, अंतर गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट। यह वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। UN की एजेंसी है। UPSC अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं 16 जून को, UN RBI, ये कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ से गारंटेड होता है। जब मैं गारंटी यूज़ कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर एक सवाल पूछा जाएगा, 1 से 2 सवाल मिनिमम, जिसमें UN से सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है।
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आप पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए यूएन की कोई भी एजेंसी है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका काम क्या है, ये ज़रूर पढ़िएगा। स्टैटिक टॉपिक है ये, करंट से भी ज़्यादा। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, निवेश, वित्त व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से विशेष रूप से विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। किन देशों में, तो डेवलपिंग कंट्री में। किसके माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। इन सभी माध्यमों के द्वारा जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, इसका मुख्य रूप से काम रखा गया है। ये जिनेवा में स्थित है। 1964 में इसको स्थापित किया गया था। यूएनसीटीएडी का काम 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है: व्यापार और डेवलपमेंट, निवेश व उद्यम, निवेश और कोई नया उद्यम लगा है, इनोवेशन, उसकी बात हो रही है, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, माइक्रो इकोनॉमिक्स और विकास नीतियाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स लोगों को प्रभावित करने वाले छोटे छोटे जो इकोनॉमिक्स होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों पर भी ये ध्यान केंद्रित करता है। यूएनसीटीएडी के बारे में इंट्रोडक्शन सेक्शन में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसी से सवाल पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो। बाकी निवेश को लेकर रिपोर्ट आता है, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण को लेकर रिपोर्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर भी रिपोर्ट आता है, और अभी जो मैंने आपको बताया कि किस चीज़ को लेकर, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, यही टेक्नोलॉजी हस्तांतरण से संबंधित भी रिपोर्ट आता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला है कि दुबई के रोड और एयरपोर्ट जो है सब फ्लड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। दुबई एयरपोर्ट जो है ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, और ये फ्लड के कारण से, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मरुस्थल वाले देश, बालू वाले देश, बिना पानी वाले देश फ्लड के कारण से प्रभावित हो रहे हैं। और बेंगलोर जहाँ पर इस समय काफ़ी सुहावना मौसम रहता है, वहाँ पर लोग हीट वेव से प्रभावित हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का और कितना साफ एग्जाम्पल चाहिए आपको, यही तो वो एग्जाम्पल है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द ही घटनाएं घटित हो रही हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई में कब से बाढ़ आने लग गए गुरु, क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगा, इस पर डिटेल न्यूज़ हम कवर करेंगे। लेकिन दरअसल में हुआ क्या, यूएई में जितना वर्षा एक वर्ष में होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जितना वर्षा एक वर्ष में होता है उतना वर्षा 24 घंटे से भी कम आवर में हो गया। अब दरअसल यूएई जैसे जो देश हैं, वो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, दुकानें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, वो बाढ़ के अनुकूल नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ बिहार में जाएंगे तो अक्सर घर की कुर्सी काफ़ी ऊंची रखी जाती है, भारत में सभी जगहों पर देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना या पानी की संभावना रहती है। वर्षा वाला क्षेत्र हैं हम और उष्णकटिबंध में आते हैं। लेकिन दुबई जैसे जो शहर होते हैं, यहाँ पर घर तथाकथित थोड़ा सा नीचा होता है। क्यों? मॉल थोड़े से नीचे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कभी भी इस तरह की संभावना नहीं बनती थी। इसीलिए जब इतनी तेज़ बारिश हुई तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से चरमरा गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ों के लिए अपने खुद को तैयार ही नहीं किया था। क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि दुबई में बाढ़ आ सकती है। तो दुबई में बाढ़ के कारण से पूरी अव्यवस्था फैल गई। उसके कारण को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक तो ये छोटा सा पीटी फैक्ट है कि पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2024 में। ओलंपिक कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में ओलंपिक होगा। पेरिस ओलंपिक होने वाला है इस साल 2024 में। ये छोटा सा फैक्ट था। और एक और फैक्ट है, इस पर आएंगे, इस मेढक पर आएंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले इसको ज़रा देखिए क्या है। एलन मस्क जो महोदय हैं, ये भारत के यात्रा पर आने वाले हैं, एलन मस्क महोदय। और ये भारत यात्रा पर आएंगे। उससे पहले एफडीआई के कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। किस तरह के एफडीआई में? तो नोटिफाई किया है। दरअसल परिवर्तन काफ़ी पहले किया गया था, लेकिन अब नोटिफाई कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया है। परिवर्तन फरवरी के आसपास में किया गया था स्पेस नीति में, लेकिन उसको नोटिफाई कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें पहली बार भारत में स्पेस सेक्टर में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आपने कभी सुना है स्पेस मंत्रालय? नहीं होता है। किसके तत्वाधान में होता है डायरेक्टली? तो प्रधानमंत्री महोदय के तत्वाधान में होता है। स्पेस और एटॉमिक जो मामले होते हैं, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े हुए मामले, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के तहत में होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तहत में होते हैं। आपने कोई परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय नहीं सुना होगा, आपने कोई अंतरिक्ष मंत्रालय नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री के तहत में आता है। अभी तक ये इतना ज़्यादा महत्व का था, अभी भी महत्व का है, लेकिन चूंकि दुनिया बदल रही है, सरकारें भी बदल रही हैं, सरकार की नीतियाँ भी बदल रही हैं। भारत पहली बार सरकार ने क्या बोला है कि हम स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दे रहे हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
100% को मान्यता दिया जा रहा है स्पेस सेक्टर में। इसको समझेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फॉर द स्पेस सेक्टर थ्रू 3 कैटेगरी ऑफ लिबरलाइज एंट्री रूट्स। अब इसमें बोला गया है कि अलग अलग जो एंट्री रूट्स हैं उसके माध्यम से दिया गया है। इस भाव में से 74% जो होगा ये डायरेक्ट रूट के द्वारा होगा, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है 74% में, और बाकी जो 26% के निवेश होगा, अगर 74% से ज़्यादा का आप निवेश करना चाहते हैं स्पेस सेक्टर में भारत में, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन निवेश आप कर सकते हैं 100% तक FDI में। दरअसल में है क्या, एलन मस्क भारत आ रहे हैं तो भारत सरकार को काफ़ी उम्मीदें हैं और अलग अलग सरकारों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि भारत में बड़े स्तर पर निवेश भी आएगा। एलन मस्क जो हैं वो किस चीज़ों पर काम करता आपको पता ही होगा। इनका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट, अब ये क्या है गुरु? अभी तक जो आपके फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है वो मोबाइल टावर से कनेक्टेड होकर चल रहा है। जो टावर जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहाँ पर फिर क्या होगा, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता। आपने देखा ही होगा, इंटरनेट की समस्या बनी रहती है। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है ना, ये एलन मस्क जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें 3000 से ज़्यादा सेटेलाइट भेजा जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मोर देन 3000 सेटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और ये सेटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे पूरे दुनिया भर में। फास्ट इंटरनेट और सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे पूरे दुनिया भर के इंटरनेट प्रोवाइडर। कौन? तो स्टारलिंक। जैसा अभी जियो है भारत में काम करता है, एयरटेल भारत में काम करता है, और अमेरिका की कोई और कंपनी हो सकती है, पाकिस्तान में कोई और कंपनी हो सकती है, चीन में कोई और कंपनी हो सकती है इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन स्टारलिंक जैसी जो कंपनियां होंगी वो क्या करेंगी, तो ग्लोबल नेटवर्क तैयार करेंगी किसके लिए? इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये एलन मस्क का है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, आपको पता ही होगा। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई-व्हीकल जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा ऑटोमेटिक व्हीकल। भारत में अभी भी टेस्ला के कारों का उत्पादन नहीं होता है। इनसे जब पूछा गया नितिन गडकरी जी से, तो उन्होंने साफ साफ बोला था अगर आप चीन में उत्पादन करके भारत में कार बेचना चाहोगे तो हम आपको अनुमति नहीं देंगे। अगर आप भारत में कार बेचना चाहते हो तो भाई भारत में बनाओ तब जाके बेचो, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा अगर हम चीन से सारा कार का इंपोर्ट कर करके भारत में बेचेंगे। तो आप अपनी फैक्ट्री सबसे बड़ी लगाते हैं चीन में और बेचना चाहते हैं भारत में, तो ये चीज़ नहीं हो सकता, ये हमारे नुकसान का सौदा है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन हम लोग ज़रा स्पेस सेक्टर के FDI को डिटेल में समझते हैं ताकि वहाँ से अगर सवाल पूछे तो हम उसको आसानी से कर सकें। ओके, इसको तो डिटेल में समझेंगे ही। उससे पहले एक मेढक का ज़रा देख लीजिए क्या है ये। इस मेढक का क्या नाम है, तो बड़ा ही अद्भुत सा नाम है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, इसका नाम ज़रा देखिए क्या है कि हरादुस बिनोटैटस नाम है इसका, और इसको नाम ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरह के मेढक वेढक के नाम पूछ लेता है। क्या है भाई ये, इसका खासियत क्या है? When this tiny frog in Brazil scream, you won't hear it। मतलब जब ये आवाज़ निकालेगा तो आप नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते भाई, ऐसा क्या है इसका? आप कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं? 20 हर्ज से लेकर 20 के हर्ज तक आप सुन सकते हैं। इससे पहले अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक आ जाता है, यानी कि जिसको हम सुन नहीं पाते। ना तो अल्ट्रासोनिक हम सुन सकते हैं, ना तो इससे ज़्यादा हम सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ज से कम का सुन सकते हैं। और ये जो चालाक मेढक है ये क्या करता है, अपने शिकारी से खुद को बचाने के लिए अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक लेवल का साउंड छोड़ता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और जिसके कारण से क्या होता है, इसके शिकारी हैं वो इससे दूर भागते हैं, वो इसको पकड़ नहीं पाते हैं, वो इसको खाते नहीं है, बच जाता है ये छोटा सा। प्रकृति ने सभी को अपने रक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रदान किया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रॉग कॉल 7 किलो हर्ज से 20 किलो हर्ज तक ये फ्रीक्वेंसी छोड़ सकता है अल्ट्रासोनिक। और जो हम कहाँ से कहाँ तक सुन सकते हैं, तो हम तो 20 हर्ज से लेकर 20 के हर्ज तक ही सुन सकते हैं, तो इसीलिए हम नहीं सुन पाते हैं। और कभी कभी तो ये 20 किलो हर्ज से 44 किलो हर्ज तक के फ्रीक्वेंसी का साउंड छोड़ सकता है ये छोटा सा मेढक, इसलिए हम इसको नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जो इसके शिकारी होते हैं वो इसको सुन जाते हैं और इससे घबरा कर वो भाग जाते हैं और इसका प्राण बच जाता है। बड़ा ही अद्भुत सा मेढक है, ध्यान में रखिएगा। द हिंदू में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ब्राज़ील में पाया जाता है ये। ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन कौन सा, अमेजन के फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। ज़रूर ध्यान रखिएगा छोटे से मेढक के बारे में। अभी हम लोग स्पेस सेक्टर को कवर करते हैं, ये मेढक के बारे में ध्यान रखिएगा। मेढक वेढक कई बार पूछ लेता है भाई, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको।
चलिए देखते हैं स्पेस सेक्टर को। देखिए क्या है परिवर्तन, और इन परिवर्तनों को कृपया करके बार बार जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। बहुत कम बार ऐसा होता है कि FDI से जुड़ी हुई चीज़ों में इतना बड़ा परिवर्तन किया जाए। 100% FDI की अनुमति संशोधित नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है, जिसमें 74% तक डायरेक्ट रूट के थ्रू है, और अगर उससे ज़्यादा आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। उदारीकृत प्रवेश मार्ग, विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार से हैं। स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक उपग्रह विनिर्माण किन किन क्षेत्रों में, सैटेलाइट को बनाने में और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद, ग्राउंड सेगमेंट तथा यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट होगा सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, ग्राउंड का कंट्रोल सिस्टम होगा या सैटेलाइट का निर्माण होगा। इन सभी चीज़ों में जो 74% तक स्वचालित मार्ग से है, इससे ज़्यादा का अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन 100% FDI तक की अनुमति मिली हुई है। 74% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। अगर आप सैटेलाइट विनिर्माण या इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में आगे निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार से लेना पड़ेगा। स्वचालित मार्ग के तहत 49% तक प्रक्षेपण यान, जैसे PSLV है, PSLV किसका है, इसरो का है। GSLV है, आप कोई अपना बनाना, जैसे आपका नाम मान लीजिए A से है तो आप ASLV बनाना चाहते हैं, मान लिया, मान तो कुछ भी सकते हैं ना गुरु, ASLV बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको केवल 49% तक की FDI दी गई है, क्योंकि वो रॉकेट होते हैं और ये रॉकेट की तकनीक सभी के हाथों में नहीं लगनी चाहिए। 49% तक प्रक्षेपण यान संबंधित प्रणाली या उपप्रणाली, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने तथा रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण, इन सभी क्षेत्रों में 49% तक की FDI की अनुमति दी गई है। 49% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के तहत आती हैं। उसके 49% से आगे बढ़ना है आपको तो फिर सरकारी मार्ग के तहत में आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट के लिए घटक, पार्ट पुर्जों, प्रणाली, उपप्रणाली का विनिर्माण, इसमें स्वचालित मार्ग से आपको 100% तक का मिल सकता है। और क्या है इस, और अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, इसी न्यूज़ का जो डिटेल में दिया हुआ था वहाँ पर भी यही सब चीज़ें लिखी हुई थी कि किस में कितना % तक ऑटोमेटिक जो अलाउ किया गया है और उसके पश्चात कितना % के बाद सरकारी अनुमति चाहिए होता है। तो स्पेस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दी गई है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं दी गई है। PSLV, GSLV, लॉन्च व्हीकल बनाने जैसी चीज़ों में मात्र 49% स्वचालित मार्ग के थ्रू FDI की अनुमति है, और अगर सैटेलाइट बनाना चाहते हैं तो 74% स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो स्वचालित मार्ग के अलावा अगर आप और 26% का चाहते हैं, 100% निवेश चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, RBI, फिर भारत सरकार, उसके पश्चात आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा न्यूज़ था। एलन मस्क जी भारत आ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो इन क्षेत्रों में भी भारत में निवेश करेंगे। अब एलन मस्क जी का PR टीम जो है, जो उनको पब्लिक में रिप्रेजेंट करती है टीम, पैसा दे के PR बनवाते हैं, वो एक्टिव हो गई है। जैसे एलन मस्क जी का अब आप बयान सुनेंगे, किसी भारतीय खिलाड़ी की तारीफ करेंगे आने वाले समय में, वो पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। भारत के कल्चर के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे। जैसे आज ही उन्होंने बोला कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबर मिलना चाहिए, UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। जैसे UN एलन मस्क जी से पूछ कर ही काम कर रहा हो, लेकिन फिर वो इस तरह की चीज़ें क्यों बोलते हैं, एक इंडियन पब्लिक में अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दुबई वाला न्यूज़ था डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस में, तो अब उसको ज़रा कवर करते हैं कि हो क्या रहा है दरअसल में। तो ओमान, सऊदी अरब, UAE, इन सभी जगहों पर देखा जा रहा है कि जिस तरह का वर्षा का पैटर्न है उसमें बिल्कुल परिवर्तन आ गया है, और वर्षा कभी कभी इस प्रकार से हो जाता है कि सरकार को वहाँ पर काफ़ी सारी दुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। जिसमें ये बताया गया है कि UAE का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का मतलब UAE की हिस्ट्री तो बहुत पुराना है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है अरेबियन पेनिनसुला में, लेकिन UAE के जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड किया हुआ मौसम विभाग का डेटा है 1949 का, 1949 से इन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें भी इस तरह का वर्षा का कहीं पर कोई अनुमान और कहीं पर कोई संभावना नहीं दिखी थी इनको, कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। UAE का गठन 1971 में हुआ है, 1971 में UAE का गठन हुआ है। कब हुआ है, 1971 ईस्वी में UAE का गठन हुआ है। उसके पश्चात तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला इस तरह का वर्षा का पैटर्न। ये बोला जा रहा है कि 142 मिलीमीटर यहाँ पर वार्षिक रूप से वर्षा होता था UAE जैसे शहरों में, UAE जैसे देश में।
लेकिन यहाँ पर एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर ये वर्षा हो गया। स्ट्रोम इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। आंधी तूफान के कारण ये वर्षा का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और क्या है कि दुबई का एयरपोर्ट लगभग 25 मिनट तक के लिए सस्पेंड हो गया। बहुत सारे चीज़ें जो हैं नुकसान भी हुआ है इनका। पहले ही मैंने आपको बताया कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह के बारिश का अनुकूल नहीं बनाया गया था। इसमें यह भी बताया गया है कि अलग अलग रीजन जो डिस्कस किया गया उसमें एक बताया गया है कि यूएई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है कि इन्होंने क्या किया था, क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया था। कुछ देर पहले 6 एयरक्राफ्ट भेजे थे इन्होंने क्लाउड सीडिंग के लिए। गर्मी से राहत के लिए उन्होंने वर्षा करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का भी सहारा लिया और क्लाउड सीडिंग कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया और उसके कारण से कुछ ज़्यादा वर्षा देखने को मिला है। कुछ एक्सपर्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इसके बड़ा सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज के कारण जब तापमान बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है, तापमान जब बढ़ रहा है तो इस तापमान के बढ़ने के कारण से लैंड वाटर और सी वाटर दोनों में इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है। इस वाष्पीकरण के कारण से वर्षा भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही इन जगहों पर जहाँ पर पहले वर्षा नहीं होती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि हाई टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इस तरह की चीज़ें पूछता है आपसे तो आप आसानी से कर सकें उसको। और काफ़ी सारे न्यूज़ को आज हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और 80,000 लोग हो गए, हम लाख भी पहुँचेंगे, 8 लाख भी पहुँचेंगे, उससे भी आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।